हेलो ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू द 12th क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में रिवाइज किया। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, फटाफट रिवाइज करते हैं। और सिर्फ फॉर्मेट रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस किए थे और फॉर्मेट रिवाइज करना है। एक्सपेक्टेड कि आपने होमवर्क होमवर्क जो आप होम पे रह के करते हैं वो आपने किया होगा। ठीक है, तो देखिए इंडिविजुअल फर्म का हमने सीखा था कि इंडिविजुअल फर्म का जो कितना कंट्रीब्यूशन है वो किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले आपने लिया सर सेल। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे हमने क्या लिया भाई, सेल लिया। सेल को कैसे और कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमने कहा क्वांटिटी सोल्ड और प्राइस दिया हो तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेल आ जाएगा, या फिर डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दिया है तो भी दोनों को जोड़ के सेल आ सकता है। पर कई बार क्वेश्चन में सेल और एक्सपोर्ट दिया है तो सेल को ले लेंगे, एक्सपोर्ट का कुछ करना नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर, ठीक। सर इसको इंक्रीज इन स्टॉक भी बोलते हैं, और डिक्रीज इन स्टॉक दिया है तो माइनस करेंगे। कई बार एनवीए नेट वैल्यू एडेड इन स्टॉक भी कहा जाता है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के लिए प्रोडक्शन किया। तो इन तीनों चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, अच्छा चेंज इन स्टॉक प्लस में आएगा तो प्लस करेंगे और माइनस में आएगा तो माइनस कर देंगे। और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाता है। फिर इसमें से माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। अच्छा इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में बता दूं, परचेज और अदर एक्सपेंस, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस में फ्यूल या फिर पावर ये दोनों ही आते हैं। और उसके बाद परचेज में सेम डोमेस्टिक परचेज और इम्पोर्ट आता है। तो यदि परचेज दिया है तो फिर इम्पोर्ट वगैरह को लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर परचेज को ही इंटरमीडिएट माना जाएगा। मैंने बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस बहुत ही कम क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक आध कोई क्वेश्चन में मिलेगा तो उसमें अपने को ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड मार्केट प्राइस है, जीवीएमपी आ गया। जीवीएमपी में से डेप्रेशन अपन ने क्या किया, माइनस कर दिया। तो जीवीए में से डेप माइनस किया तो क्या आ गया, एनवी आ गया। याद रखिए अगर क्वेश्चन में ग्रॉस, क्वेश्चन में देखिए क्योंकि एक स्टूडेंट को डाउट आया था कि सर जो एक क्वेश्चन अपन ने किया था उसमें से अपन ने डेप का ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया, तो इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां क्वेश्चन में ही ग्रॉस पूछा था। क्वेश्चन में ग्रॉस पूछा जाता है तो फिर डेप का इस्तेमाल होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ग्रॉस डेप्रेशन के पहले आता है। क्लियर, तो इसलिए डेप्रेशन का यूज कुछ भी नहीं होगा। क्लियर, तो ग्रॉस आ गया। फिर यदि नेट पूछा गया है, क्वेश्चन में नेट पूछा है, सो वी डिडक्ट द डेप्रेशन। हमने डेप माइनस किया। डेप को और किन नामों से बोला जाता है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स, या रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड कैपिटल। फिर एमपी से एफसी पे चलना है, अपन आ गए एनवीए एमपी पे। एनवीए एमपी नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है तो माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह, और प्लस करेंगे सब्सिडी। तो फिर आ जाएगा एनवीए एफसी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर, ये फॉर्मेट अपने मन में बसा लेना है ताकि फटाफट आगे के क्वेश्चंस भी आपसे बन जाए। देखिए मैंने आपको होमवर्क दिया था, कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 2 किया है नहीं, है ना। होमवर्क तो करेंगे ही नहीं सर, हम होमवर्क तो करना ही नहीं है, और सारा छुट्टियां और चल रही हैं, छुट्टियां चल रही हैं तो होमवर्क तो करना ही नहीं। होमवर्क करके करना क्या है, हाँ भैया। होमवर्क यदि नहीं करोगे, देखो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ यहाँ, आप कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, आपको करना है क्वेश्चन। समझ में आया ना, यू हैव टू रिक्वायर्ड टू, यू हैव टू डू द क्वेश्चन। आपको करना ही पड़ेगा, बिना किए काम नहीं चलने वाला। तो नहीं किया है तो अभी भी वक्त है, समय है, पॉज करो वीडियो, क्वेश्चन सॉल्व करो। और यदि देखिए सिंपल सी चीज़ है, मोबाइल अगर आपको नहीं भी नोट्स में आपको दिया हुआ है, नहीं वहाँ पर देखो और करते जाओ, ठीक है। उसको देख के और फटाफट करते जाओ और फिर आंसर मिलाना। तो मैं कर रहा हूँ आपको, आपने नहीं किया तो पॉज करो और प्लीज़, ठीक। सबसे पहले अब यहाँ पर सेल कुछ दूसरे तरीके से दिया है तो लिख देते हैं यहाँ सेल। सबसे पहले सेल दिया है तो सेल ही लेते हैं अपन। अब सेल में क्वांटिटी सोल्ड दिया हुआ है बेटा, क्वांटिटी सोल्ड और प्राइस दिया हुआ है, तो क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी सोल्ड भाई 1000 इनटू प्राइस 30 रुपीज़। तो इनका अपन ने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया
30,000, तो ये दोनों का यूज़ कर लिया हमने। फिर उसके बाद आते हैं दैट इज चेंज इन स्टॉक, दूसरा आता है इसमें प्लस होता है चेंज इन स्टॉक। अगर क्लोजिंग ज़्यादा है तो प्लस होगा और यदि क्लोजिंग कम है तो माइनस करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग यदि ज़्यादा है तो प्लस करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। तो भाई सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ये देखिए दिया हुआ है लास्ट में 4th नंबर पे, क्लोजिंग स्टॉक 3,000 दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक 2,000 दिया, ठीक। तो यहाँ पर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दैट इज 3,000 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 2,000, तो ये आ जाएगा 1,000। यहाँ एक और चीज़ आती है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, पर कहीं पर भी वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। अब नहीं दिया हुआ है तो इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों को अपन ने क्या कर दिया भाई, जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ के क्या आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया, 31,000, 31,000 आ गया, 31,000, ठीक है। माइनस करेंगे इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट दी हुई है, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट गुड्स कितना दिया, 12,000, ये लिख दिया यहाँ भाई 12,000। हाँ जी, इंटरमीडिएट को माइनस किया है जी, क्या आएगा इंटरमीडिएट को, GVA MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कितना आएगा भाई, कैलकुलेट करिए, 31 में से 12 को माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 19,000 के आसपास, 19,000, 19,000 आ गया। उसके बाद फिर अब यहाँ पे पूछा क्या है पहले वो देखो, GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आप पूछा है ना। आपका क्या आ चुका है, आपका क्या आ गया जरा देखिए, GVA MP आ गया है। अब सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, GVA MP से FC पे जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है। देखिए पिछली बार जैसा क्वेश्चन फिर से आया, यहाँ पर डेप्रिसिएशन का कोई भी रोल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर MP से हमें सिर्फ FC पे जाना, ग्रॉस ही पूछा हुआ है। अगर नेट पूछते तो डेप माइनस करते, ठीक है। ग्रॉस पूछा है, MP से FC पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। अब ये जो है ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स ही हैं। एक्साइज को आप चाहो तो GST भी लिख सकते हो, अभी एक्साइज GST में कन्वर्ट हो गया है, और सेल टैक्स सब्सिडी दी हुई नहीं है, तो बस ये दोनों, तो ये दोनों कितने हो जाते हैं भाई, 6,000, 6,000 हो गए, 3.5 और 2.5, 6,000, और ये डैश आ जाएगा, तो ये आ गया अपना दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज 13,000, 13,000, ठीक है। तो किया होगा तो मिलाइए। सिर्फ आपको एक डाउट जा सकता था कि एक्साइज क्या है, तो वो मैंने बता दिया आपको कि दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस। बाकी अगर आपका GVA MP तक सही आया है तो भी ठीक है, क्योंकि ये आपने पहले अगर नहीं सुना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज एक्साइज ड्यूटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स, आजकल GST में कन्वर्ट हो गई है, ये पुराना क्वेश्चन एग्जाम का है, इस वजह से वहाँ एक्साइज लिखा हुआ, ठीक। आज अभी अगर आएगा तो GST के नाम से आएगा तो पहचान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेल टैक्स तो पता ही है आपको। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट द फर्म X फॉर द ईयर 2000-2001, पुराना है। कैलकुलेट द NVA MP नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मतलब नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, NVA MP निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और ड्यूरिंग द ईयर, अब दिया हुआ है सेल दिया हुआ है, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, ठीक है, डेप्रेशन,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रॉ मटेरियल और रेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये याद रखना, देखिए अब ये क्वेश्चन आ रहा है, अब इनमें क्या होगा, जरूरी नहीं है कि जितनी चीजें दी हुई हो सबका इस्तेमाल हो, कुछ चीजें हो सकता है कि इररिलेवेंट भी हो सकती हैं। हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से हमारे काम की है और कौन से हमारे काम की नहीं है, ठीक। तो अब जैसे मान के चलिए, सबसे पहले रेंट की बात करूं मैं, 8वें नंबर पे दिया रेंट। कहीं पर भी आपने फॉर्मेट में देखा है क्या? कहीं पर भी फॉर्मेट में मैंने आपको रेंट कहीं लिखवाया है क्या? नहीं। हाँ, एक जगह डायरेक्ट एक्सपेंस जरूर लिखवाया है। डायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने फ्यूल और पावर, ये दो चीज बोली है बस, इसके अलावा कोई और नहीं बोली है, ठीक है। तो इसका मतलब रेंट का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, रेंट का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अब यहां पर ध्यान देना है, नंबर 6 और नंबर 7 पॉइंट पे भी ध्यान दो जरा। नंबर 6 पॉइंट क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, देखिए जरा, ये देखिए यहां पर फाइनल उसका नाम है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये फाइनल है। इंटरमीडिएट मतलब ये मेन हेड है, इसके अंडर में आ रहा है परचेज, इसके अंडर में आ रहा है परचेज, ठीक है, ध्यान देना है, करेक्ट। और यहां पर अगर आप क्वेश्चन को देखो तो यहां पर 6वें नंबर पे इंटरमीडिएट है और 7वें नंबर पे क्या है? परचेज। मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, इसका मतलब मेन हेड दिया है, मेन हेड दिया है तो क्या परचेज ये सब हेड जो है इसका कोई यूज होगा? तो आंसर इज नहीं होगा। आंसर इज कि सर इसका भी कोई यूज नहीं होगा, करेक्ट। समझ में आया? ध्यान देना है इन्हीं पॉइंट पर कि कौन सी चीज हमारे काम की है और कौन सी चीज हमारे काम से परे है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले लिख देते हैं यहां पे सेल दिया है भाई 90 और उसके बाद फिर चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक 25 माइनस ओपनिंग 15, तो ये आ गया 10। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज 100। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 100, क्योंकि तीसरी चीज तो दी नहीं है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, क्लियर। अब हम यहां से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है 40, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करने के बाद ये आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ गया भाई 60, ठीक है, 60 आ गया। उसके बाद फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस किया, उसके बाद इसमें से माइनस करते हैं, आपको पता है डेप नेट के लिए, और पूछा भी नेट ही अपने से, इसलिए डेप माइनस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ग्रॉस पूछा होता तो फिर डेप माइनस नहीं करते, क्योंकि नेट पूछा इसलिए अपने को डेप माइनस करना पड़ेगा। तो डेप माइनस करते हैं, यहाँ पे डेपरेशन कितना दिया है 20, तो ये 20 माइनस किया तो ये आ गया NVA-MP 40, ये अपना आंसर आ गया, यही तो पूछा है NVA-MP। तो उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि MP पूछा है, इनडायरेक्ट टैक्स MP से FC पे जाने के लिए काम में। क्लियर? एनी पॉइंट, एनी डाउट? बड़ा ही इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है, देखिए, और कितना आसान है, कितना आसान है ना, है कि नहीं आसान? ठीक है, चलें बढ़े आगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और आपको अगेन निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब GVAFC आपको कैलकुलेट करना है ना। तो फटाफट करते हैं। सेल दिया है तो सेल ले लेंगे। रेंट का कुछ होगा क्या? नहीं होगा सर, अब भी देखा अपन ने, रेंट कोई काम में आने वाला नहीं है, तो रेंट का कुछ भी नहीं होगा। फिर सब्सिडी, चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, प्रॉफिट कहीं मैंने आपको लिखवाया है, कहीं कुछ किया है कि प्रॉफिट का अपन ने नहीं किया, तो इसका भी कुछ भी नहीं होगा, प्रॉफिट का भी कुछ भी। देखिए फॉर्मेट जो है ना,
उसी की चीज़ों को कंसिडर करना है। सिर्फ उनकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज है तो वो एक अलग बात है, बाकी वही चीज़ें कंसिडर होंगी। सबसे पहले सेल, सेल्स दिया है 180, और उसके बाद फिर डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक है 15, तो इसको प्लस करते हैं, प्लस में दिया है, दोनों को ऐड हुआ, ऐड करने के बाद आई वैल्यू, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी आ गई 195 आ गई, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 195। फिर उसके बाद इसमें माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट मतलब परचेज, क्योंकि अलग से तो कुछ इंटरमीडिएट दिया नहीं है, तो परचेज कोई क्या मान लेते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मान लेते हैं। तो 100, तो माइनस किया, तो ये आ गया अपना GVA MP 95, ठीक है। अब पूछा क्या है, GVA FC, सिंपल MP से FC पे जाने के लिए बोलिए क्या करना हो, बताइए। मार्केट प्राइस है, क्योंकि GVA MP आ गया है, देख रहे हैं आप, GVA MP आ गया है, हमको निकालना है GVA FC, तो MP से सिर्फ FC पे जाना है, बस इतना ही काम अपने को करना है। अब आप बताओ मेरे को, MP से FC पे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या करना होगा, हाँ थोड़ा तेज बोलो, हाँ, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लिया अपन ने, नहीं दिया। सब्सिडी जरूर दी है, सब्सिडी दी है 10, तो बस इसको ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा अपना GVA FC 105, GVA FC आ गया 105। देखिए आपको भी साथ साथ में मतलब पहले सॉल्व करते जाना है, ठीक है आपको, करेक्ट, क्लियर। तो दैट इज, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले अपन एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जहाँ अपन सॉल्व कर रहे थे तो एक दो क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो अपन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल अपन 3 पे आ गए थे, एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे कर रहा हूँ। चलिए, अब आपको क्वेश्चन लिखूंगा और फिर आपको करना शुरू कर देना है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, सबसे पहले नंबर 1, आपको क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी सोल्ड 2000 यूनिट, प्राइस पर यूनिट दिया है, प्राइस पर यूनिट है 20 रुपये, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है सपोज NVA इन स्टॉक या डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक 400, 400 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये 2500, 2500 रुपये का मतलब 2500, 2500 का दिया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंपोर्ट, इंपोर्ट दिया है 500। फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स
400 जीएसटी 100 और सब्सिडी दिया है 50, 100 है जीएसटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे बोला है कि भाई लास्ट में कैलकुलेट NVAFC कैलकुलेट करिए, ये बोला गया है आपसे। तो चलिए फटाफट करना स्टार्ट करिए, पॉज करिए वीडियो को और फटाफट करना स्टार्ट करिए। तो करिए, मैं भी यहाँ पे करता हूँ और आप पूरा आंसर करिए पहले और फिर आप मिलाइए। ठीक है, और अगर आंसर गलत आता है आपका तो पूरा फिर क्वेश्चन कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो पूरा देखना है। तो सबसे पहले सेल आ जाएगा, सेल क्वांटिटी 2000 है इंटू 20 है ना, तो 2000 इंटू 20 तो ये आ जाता है 40,000 प्लस चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक 400, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा दोनों को ऐड करने पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट 400 40,400। उसके बाद फिर अब ध्यान दीजिए माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर उसको अपन बोल सकते हैं परचेज, क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो दिया नहीं है। अब जरा ध्यान देना है, यहाँ गलती होने के चांसेस हैं। अब ये परचेज दिया है तो परचेज में मेरे को बताइए कि परचेज दिया है तो परचेज 2,500 रुपये दिया हुआ है, तो क्या यहाँ ये इम्पोर्ट भी आएगा? परचेज में क्या इम्पोर्ट भी जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? चलिए बोलिए, क्या इम्पोर्ट को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? तो आप देख सकते हैं एक बार जो अपन ने यहाँ चार्ट बनाया था कि भाई परचेज अगर दिया है तो परचेज के अंदर आता है डोमेस्टिक परचेज और इम्पोर्ट। मतलब यदि अकेला परचेज दिया है तो इसका मतलब ये है कि उस परचेज में ऑलरेडी इम्पोर्ट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग से फिर इम्पोर्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं लेंगे, ये जो इम्पोर्ट है ये हम यहाँ नहीं लेंगे। क्लियर? ये हमारे कोई काम का नहीं, ये इम्पोर्ट हमारे कोई काम का नहीं है, याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आने वाला है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कितना आ जाएगा भाई परचेज ऑफ रॉ मटेरियल? 2,500, ये आ गया 2,500। माइनस कर देंगे इसको तो आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। भाई यहाँ पर जाएगा तो कितना बचेगा? ये आ गया 900 या 9 7 और 37,900। उसके बाद माइनस डेप्रीशन, तो डेप्रीशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 400, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दैट इज 400, माइनस किया तो ये आ गया दैट इज NV ग्रॉस की जगह नेट हो गया। अब NVAMP आ गया 37,500। ठीक है, 900 था, 900 में से 400 को माइनस किया 37,500। और उसके बाद MP में से अपन क्या करेंगे? माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स GST दिया है 100 और 50 सब्सिडी है, तो इसको
माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपना आंसर NVAFC, दैट इज 37,450। तो मेरे ख्याल से इतना आपका आंसर आया होगा, आपने किया क्वेश्चन, इतना आपका आंसर आया होगा तो वेरी गुड। उम्मीद है बेटा कि आप तो बहुत बुद्धिमान हैं और आपका आंसर ये आया ही हो। नहीं आया तो फिर अगला करो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक नहीं आएंगे करते जाएंगे अपन। ठीक है, एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो वापस वैसे ही करना है। कैसे करना है? हाँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है, फिर मैं सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए सबसे पहले दिया है सेल। सेल दिया है 6,000, सेल 6,000, क्लियर। फिर उसके बाद एक और चीज दी है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट दिया है 500। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 400, क्लोजिंग स्टॉक 200। फिर उसके बाद दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4,000, 4,000। उसके बाद फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नेक्स्ट दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी डैप है ये, है ना, 500। फिर उसके बाद GST 400। उसके बाद फिर नेक्स्ट है दैट इज सब्सिडी, सब्सिडी 200। और इंपोर्ट दिया हुआ है, इंपोर्ट भी 400 दिया हुआ है, 400, 400। चलिए करिए भाई, सॉल्व करिए फटाफट। सेल, एक्सपोर्ट, ओपनिंग स्टॉक, फिर क्लोजिंग, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया है, मतलब डैप है ये, फिर GST दिया हुआ है, सब्सिडी और इंपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे, क्लियर। तो अब सॉल्यूशन करते हैं, आपको पॉज करना है वीडियो और क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं यहाँ आगे बढ़ रहा हूँ। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले सेल, चलिए मेरे को बताइए सबसे पहले, क्या हम सेल में एक्सपोर्ट भी जोड़ेंगे या अकेला सेल लेंगे? बोलिए। हाँ, यस, अकेला सेल लेंगे, क्योंकि यदि डोमेस्टिक सेल दिया होता तो हम ऐड करते। देखिए यहाँ यदि, ये देखिए सेल के दो पार्ट है ना, सेल के दो पार्ट है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक यदि दिया रहता तो जोड़ते, अगर ये अकेला सेल दिया है डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि ये डोमेस्टिक इसमें जुड़ा, एक्सपोर्ट इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सेल ऑलरेडी डोमेस्टिक जुड़ा हुआ है, इसलिए अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो चलिए सॉल्यूशन पे, सेल, तो सेल भाई 6,000 अकेला लेंगे, एक्सपोर्ट हमारे कोई काम का नहीं है, तो ये मैं इस पर लाइन खींच देता हूँ, ये कोई काम का नहीं। चलिए मेरे को बताइए, अच्छा इंपोर्ट काम का है क्या? सबसे लास्ट में दिया हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे 4th 5th नंबर पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, तो डायरेक्ट परचेज दिया हुआ है, तो परचेज का मतलब पूरा परचेज दिया है, करेक्ट। इसमें ऑलरेडी इंपोर्ट जुड़ा हुआ, अगर डोमेस्टिक परचेज लिखा होता देन वी एड इट,
अब यहाँ डायरेक्ट परचेज दिया है तो इसका मतलब ये इम्पोर्ट भी हमारे कोई काम का नहीं है, एक्सपोर्ट भी क्योंकि सेल दिया है, इम्पोर्ट क्योंकि पूरा परचेज दिया हुआ है, बाकी सब चीज़ें काम की हैं। तो बस अब कैलकुलेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6000 आ गया। फिर चेंज इन स्टॉक, हाँ जी, चेंज इन स्टॉक में मेरे को बताइए ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग 400 है और क्लोजिंग 200 है। तो पहले आपको पता है क्लोजिंग लिखते हैं, तो 200 माइनस 400, तो माइनस में आएगा 200, माइनस करेंगे इसको क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया 5800, माइनस करने के बाद 200 माइनस किया तो आ गया 5800। फिर उसके बाद माइनस करेंगे परचेज, ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है अभी 4000, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडिड, ग्रॉस एट मार्केट प्राइस 1800, ठीक है। अब ग्रॉस वैल्यू एडिड में से क्या माइनस निकालना, वो ये NVFC लास्ट वाला, ग्रॉस वैल्यू एडिड में से क्या माइनस कर देंगे, डेप, डेप मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, 500 दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये माइनस किया तो ये आ जाएगा NVAMP, नेट वैल्यू एडिड, दैट इज 1300, 1800 में से 500 गया तो 1300। अब उसके बाद MP से बस FC पे जाना है, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स GST मतलब 400 दिया हुआ है और सब्सिडी 200 ऐड करेंगे, सब्सिडी जो 200 है वो ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा NVFC दैट इज 1100। मेरे ख्याल से ये आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हुआ कि नहीं क्लियर? हो गया कि नहीं? यहाँ यहाँ है ना। चलो अब वो वाला क्वेश्चन हम करते हैं, तो क्वेश्चन वहां पे अपन छोड़ के आए थे। चलो आ जाओ नोट्स में क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो तो फटाफट ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पहले जरा समय को रोक दो, मतलब पॉज कर दो वीडियो, और फिर आप इसको सॉल्व करो और देखो आपका आंसर कितना आता है, क्योंकि इसमें कुछ नई नई चीज़ें दी हुई हैं और फिर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप पॉज करना है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले सेल, सेल दिया हुआ है भाई 800। ये ज़्यादा दी हुई तो जो जो चीज़ों को यूज़ करते जाएंगे उस पर टिक करते जाएंगे ताकि डबल से कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का यूज़ होगा। अच्छा मेरे को बताओ, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। सब्सिडी, सेल, सिर्फ अपन क्या क्या दिया है वो पढ़ते हैं, अमाउंट का तो कुछ करना नहीं है, अमाउंट तो लिख के ऐड माइनस करना है। तो सब्सिडी, सेल, डेप दिया है। अच्छा एक्सपोर्ट दिया है, सेल और एक्सपोर्ट दोनों दिए हैं। अब मेरे को बताइए एक्सपोर्ट का कुछ होगा क्या? सेल भी दिया हुआ है और एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है, तो सेल में ऑलरेडी एक्सपोर्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए एक्सपोर्ट का कोई भी यूज नहीं होगा, एक्सपोर्ट का कुछ नहीं करेंगे, काट दिया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है, इंटरमीडिएट परचेज दिया हुआ है, ये तो लेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। अच्छा परचेज ऑफ मशीन फॉर ओन यूज, खुद के यूज़ के लिए मशीन परचेज की है,
इसका कुछ होगा क्या? ओन यूज़, खुद के यूज़ के लिए मशीन परचेज की है, बोलिए होगा कुछ? नहीं होगा, क्योंकि डेप आता है, पूरी मशीन की पूरी वैल्यू नहीं आती है, सिर्फ उसका डेप्रेशन आता है। डेप्रेशन होगा तो आएगा, नहीं तो ज़ीरो लिख देंगे उसकी जगह। समझ में आया? तो यहाँ पर परचेज ऑफ ओन मशीन का भी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये 8th नंबर होगा और ये 9 नंबर। इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये आएगा क्या? इंटरमीडिएट परचेज दिया हुआ है। अब इंटरमीडिएट परचेज दिया है मतलब पूरा दिया हुआ है, तो पूरा दिया हुआ है तो ये इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल का भी कुछ भी नहीं हो। क्लियर? तो ये जो है, ये पॉइंट जिनका कुछ भी नहीं है, हम एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और जिनका कोई यूज़ नहीं है उनको हम काट देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो फिर सेल लिख दिया, सेल के बाद चेंज इन स्टॉक लिखेंगे। चेंज इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, नहीं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना दिया है देखो जरा, क्लोजिंग दिया है 20 और ओपनिंग दिया है 50, तो माइनस में आएगा तो माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट 770 रुपये, 770 आ गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया? 770। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर हम माइनस करेंगे यहाँ से इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट परचेज 500, तो आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 270, माइनस किया तो आया 270। 770 में से 500 गए तो 270 आ गए। अब उसके बाद फिर एक और चीज़ यहाँ पर डेप्रेशन, अच्छा ऊपर दिया तो है 30 दिया है, मैं सोच रहा था नहीं दिया है पर दिया हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो डेप्रेशन 30 माइनस करेंगे, तो डेप माइनस करते तो क्या आता है? दैट इज NVMP आ गया 240, और MP से FC पे जाने के लिए आपको पता है माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो दिया नहीं है तो प्लस कर देंगे बस सब्सिडी 40, तो ये आ गया NVAF 280, NVFC 280। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? अब मैं कुछ क्लैरिफाई कर दूं 8th नंबर के पॉइंट को, परचेज ऑफ मशीन फॉर ओन यूज। सबसे पहले तो मशीन का परचेज आता है, तो मशीन का परचेज है तो डेप्रीशिएशन माइनस होता है, मशीन का परचेज माइनस नहीं होता। पहली चीज आप ये ध्यान रखो कि डेप्रीशिएशन माइनस होता है, मशीन का परचेज माइनस नहीं होता है। क्लियर? पहली चीज। सेकंड, अब ओन यूज देख के आपको ऐसा ना लगे कि ये सेल्फ कंजम्पशन वाला है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो नहीं है ये, क्योंकि वो प्रोडक्शन होता है तब, परचेज में नहीं काउंट होता। प्रोडक्शन फॉर ओन यूज या प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन होता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो अलग है, वो ऐड होता। मगर ये परचेज ऑफ मशीनरी है तो इसका कुछ भी नहीं होगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर ये इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्यों नहीं आए? क्योंकि यहाँ जो इंटरमीडिएट परचेज दिया हुआ है ये अपने आप में कंप्लीट है, ये जो है ये अपने आप में क्या है? कंप्लीट, इसलिए ये नहीं आया। सिमिलरली एक्सपोर्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि सेल अपने आप में कंप्लीट है, सेल में ऑलरेडी एक्सपोर्ट जुड़ा हुआ है। अगर ये डोमेस्टिक सेल होता देन वी ऐड द एक्सपोर्ट, बट इट इज ओनली सेल, इसलिए हम इसको ऐड नहीं करें। तो ये मेरे ख्याल से आपको इस तरह के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब इंटरनल क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं थोड़ा। अब देखिए इंटरनल क्वेश्चन कैसे होते हैं। एक्चुअल में क्या है कि आपने ये पूरा फॉर्मेट आपने याद किया, ठीक है, पूरा फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से याद हो गया होगा यदि आपने थोड़ा भी सिंसियरली हमारे इन लेक्चर्स को लिया है। ठीक है, बिल्कुल लाइव क्लासेस जैसी क्लासेस अपन ले रहे हैं, कोई उसमें वो नहीं।
सिर्फ अंतर इतनी है कि थोड़ा सा आपसे इंटर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। बाकी कई बच्चों के फ़ोन आते हैं मेरे पास, व्हाट्सअप पे भी डाउट पूछते हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, दैट इज़ गुड कि भाई कुछ ना कुछ कन्वे हो रहा है। कि डाउट आ रहा है मतलब आप पढ़ रहे हो और समझ में आ रहा है, और थोड़े बहुत डाउट आते हैं तो क्लियर हो जाते हैं, तो दैट इज़ गुड फॉर मी एंड यू ऑल्सो। तो अब यहाँ पे देखिए, एक बार अपन इसको अगर अपन रिवाइज करें तो बिल्कुल सिंपल है। इस सेल में चेंज इन स्टॉक जोड़ा, फिर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन जोड़ा, तीनों को जोड़ा तो आया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया तो आया GVA-MP, करेक्ट, GVA-MP। और उसके बाद फिर डेप माइनस किया तो आ गया NVA, और फिर इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी की तो NVA-FC आ गया। अब ये जो है अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें हमने या तो GVA निकाला है, या NVA-MP निकाला है, या NVA-FC निकाला है, ये किया हुआ। मगर अब यहाँ जो इंटरनल क्वेश्चन है वो कैसे, कि अभी तक जो फाइंड आउट कर रहे थे अब वो दिया हुआ रहेगा, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता था अब वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, कि भाई मान के चलिए कि आपसे सेल पूछा है, नंबर 1 सेल पूछा है, और नीचे से आपको NVA-FC दिया हुआ है, तो अब हमको रिवर्स कैलकुलेट करते हुए, मतलब अब जो चीज़ें प्लस हो रही हैं वो माइनस हो जाएंगी, और जो माइनस हो रही हैं वो प्लस हो जाएंगी, और नीचे से ऊपर जाते 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 हम इसको फाइंड कर लेंगे, सेल को फाइंड कर लेंगे। कई बार हो सकता है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया हो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यदि नहीं दिया है तो सेल से आप नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ, आप वैल्यू ऑफ आउटपुट पे आ जाओ, यहाँ से आप ऊपर जाते जाओ आप GVA-MP पे आ जाओ, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट और GVA का जो डिफरेंस आएगा वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा। तो इस तरह से कई बार आपसे ये जो मिडिल वाली चीजें हैं, जैसे सेल है, चेंज इन स्टॉक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, डेप है, इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी है, इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है, कोई भी एक जो है वो क्या है, पूछा जा सकता। क्लियर हुआ, समझ में आया, मतलब इंटरनली कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती। क्लियर। तो अब या तो हम इसको रिवर्स कैलकुलेशन करना सीखें, या फिर मैं सिंपल सी आपको 2 इक्वेशन बनवाऊंगा, वो दोनों इक्वेशन आप थोड़ी सी 1-2 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सभी क्वेश्चन इसके बन जाएंगे। अब मैं इक्वेशन बनाते समय कुछ भी नहीं है, इक्वेशन बनाऊंगा इसका मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ ये जो वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है इसको अपन हॉरिजॉन्टल दो अलग अलग पार्ट में लिख देंगे। एक अपन वैल्यू ऑफ आउटपुट तक, मतलब तीनों को मैं जोड़ दूंगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इन तीनों को जोड़ के वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल दूंगा, और दूसरा यहां से जो चीजें माइनस हो रही हैं उनको ऐड करके, और जो ऐड हो रहा है उसको माइनस करके, और यहां से लेके यहां तक ले आऊंगा तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। ऐसे मैं 2 इक्वेशन बनाऊंगा। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मैं ये प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इक्वेशन में नहीं लूंगा, क्योंकि ये 99% क्वेश्चन में नहीं आता है, पर यदि कभी आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता है, ठीक है। तो मैं जो इक्वेशन यहाँ बनवा रहा हूँ उसमें मैं सिर्फ इसको कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि वो इक्वेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर वो रिमेंबरिंग में, क्योंकि ये 99% क्वेश्चन में तो आते नहीं है, तो काई के लिए अपन बस अपने को कंसेप्ट पता है कि भाई जहाँ सेल जुड़ेगा वहीं ये जुड़ेगा, तो बस कभी अगर आ गया तो जोड़ देंगे, नहीं तो इसको इक्वेशन में ऐसे लिखने की, याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी इक्वेशन हो जाएगी, कई क्वेश्चन उसके करना है अपन को। चलिए इक्वेशन अपन बनाते हैं। इक्वेशन इज नथिंग बट प्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको। तो सबसे पहले भाई चेंज इन स्टॉक सब सेल ले लेते हैं, पहली इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर। यहां पर इक्वेशन नंबर 2, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये अपन स्टार्ट कर देते हैं आगे की।
वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू, सबसे पहले ऐड वाले लिख लेते हैं, तो NVA से स्टार्ट करते हैं। NVFC प्लस, है ना, लास्ट से अपन चल रहे हैं NVFC। अब जो जो चीजें माइनस होंगी वो यहाँ पर प्लस होंगी, क्योंकि उल्टा कैलकुलेशन हो रहा है। जो चीजें माइनस हो रही थी, देखिए यहाँ पे, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन नीचे से NVFC से ऊपर की ओर जा रहे हैं, अपने को वैल्यू ऑफ आउटपुट तक जाना है। तो अब क्या होगा कि जो चीजें प्लस होती थी वो माइनस होंगी, और जो, क्योंकि यहाँ से इसको माइनस किया तो ये आया, अब इसमें से इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आया? मतलब NVFC में से हम सबसे पहले NVA-MP किया अपन ने, तो NVA-MP में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया तो NVFC आया। सिमिलरली NVFC में यदि इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली ग्रॉस वैल्यू में डैप माइनस किया तो नेट वैल्यू आया। नेट वैल्यू में वापस से डैप को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस आ जाएगा। तो जो चीज़ें माइनस हो रही हैं उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जो ऐड वाली है वो मैं पहले यहाँ पर आपकी लिख देता हूँ, जो ऐड वाली है। तो NVFC ऐड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऐड डेप्रिशिएशन, डैप ऐड करेंगे, प्लस डैप ऐड करने के बाद डेप्रिशिएशन, भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस सब्सिडी। या आपने नहीं लिखा हो तो इसको मैं थोड़ा उल्टा लिखता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी। इंटरमीडिएट से चालू करते हैं तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डैप, डेप्रेशन प्लस करने के बाद हमें इनडायरेक्ट टैक्स प्लस NVFC को पहले लिख देते हैं ताकि माइनस वाला जो सब्सिडी है वो सबसे लास्ट में रहे। ठीक है, तो जो माइनस थे, जो माइनस होते थे उन सबको प्लस किया, और सब्सिडी अकेला प्लस होता था तो वो माइनस में आ गया। इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डैप प्लस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस NVFC और माइनस सब्सिडी आ गई। अब एक और चीज़ ध्यान दो कि भाई इन दोनों के इक्वल में क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना। इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल में भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, और इक्वेशन नंबर 2 भी वैल्यू ऑफ आउटपुट से ही शुरू हो रही है। तो इसका मतलब दोनों के इक्वल में वैल्यू ऑफ आउटपुट है। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डैप प्लस IT प्लस NVFC माइनस सब्सिडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, करेक्ट, कैसा कर सकते हैं कि सेल प्लस चेंज इन स्टॉक इक्वल टू दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डैप प्लस IT प्लस NVFC माइनस सब्सिडी, क्योंकि दोनों के इक्वल में क्या है, दोनों के इक्वल में वैल्यू, मतलब A इक्वल टू B और B इक्वल टू C, इसका मतलब A इक्वल टू C, है ना। तो कभी यदि ये इक्वेशन की भी जरूरत पड़ी तो हम इस तरह से ये इक्वेशन भी लगा सकते हैं। मैंने बीच में वहां इक्वल लगा दिया ताकि इसके इक्वल भी ये हो सकता है, क्योंकि दोनों के इक्वल में आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। अब इससे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। करें, लिख लिया? चलिए आइए, इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन वैल्यू ऑफ आउटपुट है। तो मेरे को बताओ, पहली वाली इक्वेशन एक्साइज ड्यूटी, मैं आपको बता दूं इनडायरेक्ट टैक्स है ना। एक्साइज ड्यूटी इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर सब्सिडी दिया, डैप दिया हुआ है। क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन लगाना है बस। तो फटाफट पॉज करो और करो ये क्वेश्चन।
सेकंड वाली इक्वेशन लगा देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी करो, एक काम करो, मैं भी कर रहा हूँ, फिर आंसर देखिए। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डेप, ये लिखें, आप लिखें जरूर क्योंकि ताकि याद हो आपको, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस एनवीएफसी और माइनस सब्सिडी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट तो कैलकुलेट करना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है 75 प्लस डेप्रेशन 10 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स 20 प्लस एनवीएफसी दिया है 100 और माइनस सब्सिडी दिया है 5। कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करना है, आंसर आपकी आंखों के सामने होगा। तो देखिए कितना आसान है, आसान है। तो 75 में से पहले 5 घटा दो, 70 हो गया, 70 प्लस 30 100 और 100 200 आ गया, 200 आपका आंसर आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। देखिए कितना आसान है। चलिए यहाँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, मतलब अगेन सेकंड वाली इक्वेशन लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो फटाफट करो करो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टाइम नक्कू लगाने का क्वेश्चन, फटाफट करने का, ठीक है। तो करते हैं, पहले इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू, सबसे पहले इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो अपने को कैलकुलेट करना है, इंटरमीडिएट है तो लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, प्लस डेप प्लस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस एनवीएफसी माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है 200, तो ये लिख दिया अपन ने इस तरफ 200 इक्वल टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो कैलकुलेट करना है, एज इट इज लिख दिया उसको, इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डेप 20 है तो 20 लिख दिया, सेल टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स बता दूं मैं आपको, इनडायरेक्ट टैक्स सेल टैक्स है 15, एनवीएफसी 200 माइनस सब्सिडी 5। चलिए सॉल्व करिए, पहले इनको जोड़ लीजिए और इस तरफ तो 200 ही लिखा रहने दिया अपन ने, इज इक्वल टू आई सी। अब इन सब का प्लस माइनस कर लीजिए, कितना कितना आ रहा है, दैट इज ये हो गया 200, 35 माइनस किया तो 230 आ गया, माइनस 230, 235 में से 5 माइनस हो गया तो 230 आ गया। अब उसके बाद ये 200 तो है यहाँ, इसको इस साइड लेके आएंगे, 230 को तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा इस साइड, प्लस 230 इज इक्वल टू इंटरमीडिएट, तो ये आ गया दैट इज 430, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आ गया 430। तो देखिए बिल्कुल कुछ नहीं करना, इक्वेशंस में वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आपके आंखों के सामने होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पहले जैसा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो करिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद कुछ होमवर्क भी दिए हुए हैं, वेरी गुड, ये मैं नहीं करवाऊंगा, करवाऊँ ना, ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको 100% करना है और मैं आपको सिर्फ आंसर, और बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन है, एकदम धाएँ धाएँ क्वेश्चन है। चलो तो पहले आज तो अपन ये 8 करते हैं, फिर देखते हैं, होमवर्क आप करिए, कोशिश करिए, नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 अभी। क्वेश्चन नंबर 8 सेल दिया हुआ है 100
फिर चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक कितना है भाई, आप देखें क्लोजिंग 20 माइनस ओपनिंग 10, प्लस में है तो प्लस का साइन लगा देंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 110, 110 रुपये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन या कॉस्ट भी दिया हुआ, ठीक है 50 दिया हुआ है, तो ये आ गया अपना GVA। NVFC पूछा, ये आ गया GVA, GVMP आ गया 60, फिर डेप माइनस होगा, डेप दिया हुआ है 12, तो ये आ गया NVAMP 48, फिर माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो एक्साइज जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। सब्सिडी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो सिर्फ माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स 15, तो आ जाएगा NVFC, ये आ जाएगा 30, ठीक है। कुछ और तो दिया नहीं है, इंटरमीडिएट डेप हो गया, ओपनिंग एक्साइज क्लोजिंग और सेल, ठीक। तो ये अपना आज अपन ने थोड़ा इंटर भी देखा, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, और साथ में जो इंटर ट्रांजेक्शन है वे इंटरमीडिएट कैसे निकालेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल कैसे निकालेंगे, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम। देखिए आगे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको कल देखते हैं, और उसके बाद फिर इंटर फर्म ट्रांजेक्शन देखना है, एक फर्म से दूसरे फर्म को जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो अपने को देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते जाइए बिंदास, ठीक है, पढ़ाई करते जाइए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, चल रहा है वो चलेगा, हमें अपना काम करना है, ठीक। हमारा थोड़ा एटीट्यूड जो है वो हमें बदलना है, बिना टाइम वेस्ट किए। ऐसा मत समझिए कि बहुत सारा समय जाते टाइम नहीं लगेगा आपको, अभी जैसे स्कूल शुरू होंगे फाइल्स मिल जाएंगी, प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, ये करो वो करो, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार वहाँ पर अगर हम थोड़ा सा अभी समय है तो पढ़ना है, ठीक है। तो ओके, बाय बाय। तीनों सब्जेक्ट तो अपन पढ़ रहे हैं, तो तीनों को ध्यान से आपको पढ़ना है, कोई जो है आलस वालस नहीं, ठीक। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपनों का और अपना, घर से बाहर निकलने का नहीं, ओके, बाय बाय, टेक केयर।